हेलो एवरीवन, वेलकम इन सारी क्लासेस। इससे पहले पार्ट 3 हम कर चुके हैं पार्लियामेंट के। आज का जो पार्ट रहेगा पार्ट 4, और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे जो ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो आपके पता है जो एक अलग सेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको दिखा रहा था, मेरा मूड तो ये था कि मैं आपको उसी लेक्चर में ये सारा जो पार्ट 4 अभी करवाऊंगा ये उसी के अंदर इंक्लूड कर देता। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम दोपहर का टाइम था, तो स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया था। ठीक है, और बाहर जो था टेम्परेचर 47 डिग्री जा चुका था। तो जिससे हुआ क्या, आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर मैं पूरा स्वेटिंग से गीला हो चुका था। तो माइट भी हो सकता था कि मैं सफोकेशन ज़्यादा हो जाती। ठीक है, हालांकि फ़ैन वगैरह सब कुछ चल रहे थे, लेकिन गर्मी तो गर्मी होती है। बट भगवान की दया से जो वेदर अभी काफ़ी चिल्ड हो चुका है, बारिश हो गई थी, तो इसलिए जो है अभी मैं आपका ये लेक्चर पार्ट 4 कंडक्ट कर रहा हूँ। अब एक लेक्चर और होगा पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज़ पार्ट 5 और आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम करेंगे पार्लियामेंट पार्ट 4, और उसके अंदर हम यही करेंगे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ दिखाया था, तो लास्ट मैंने आपको यही छोड़ा था, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैं ये टॉपिक उसी में इंक्लूड कर लेता। ठीक है, तो जिससे होता क्या कि हमारा पार्ट 4 और फिर जो ये पार्ट 3, और अभी जो मैं करा था ये पार्ट 4 हो जाता और हमारा पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाता। बट चलो कोई बात नहीं, हम पार्ट 5 में और कर लेंगे। ठीक है, जहाँ इतना टाइम लगाया तो एक लेक्चर और कंडक्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए तो अब बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये बेसिकली क्या होता है, देखिए अब आपको पता है एक पार्लियामेंट जो है उसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए एमपीज के अलावा। ठीक है, अब आपको पता है देश को चलाने के लिए कौन है, पीएम है और उनके मंत्री हैं। तो जो जिस हाउस में बैठ के वो काम करेंगे उसको भी तो चलाने के लिए कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट या कोई तो चीफ होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। ठीक है, घर के अंदर भी क्या होता है, अगर फैमिली में देखते हैं फैमिली मेंबर्स होते हैं और उसके ऊपर एक चीफ होता है, मुखिया होता है, जिसके हम डिसीजंस को सुनते हैं और मानते हैं। तो सिमिलरली जो पार्लियामेंट है इसको चलाने के लिए हमें कुछ ऑफिसर्स चाहिए होंगे। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे स्पीकर हैं लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में दूसरे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, फिर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद एक होता है सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है। ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, हमारा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 89 to 98 ये आपका डील करता है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ स्पीकर और लोकसभा की, तो 89 से लेके और 92 आर्टिकल जो है वो आपका अकेला स्पीकर से डिस्कस नहीं करता है। वो बेसिकली आपका स्पीकर प्लस में डेप्यूटी स्पीकर दोनों को डिस्कस करता है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये जो है आर्टिकल चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, इसमें आपका आर्टिकल 93 से लेकर 96 ये आपका बेसिकली किससे डील करता है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए तो अभी मैं जो डिस्कस करूंगा मैं आपसे वो सारा डिस्कस किसका करूंगा, पहले स्पीकर के बारे में। ठीक है, अब स्पीकर जो है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इसकी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ फंक्शंस, पावर्स, इनको अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है और इनको रिमूव कैसे किया जाता है, ये कुछ टर्म्स हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे डेप्यूटी स्पीकर पे, फिर ऐसे चेयरमैन पे और फिर डेप्यूटी चेयरमैन पे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो है एक जो टॉपिक बचेगा वो रहेगा आपका क्या, लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो कानून कैसे बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये जो हमने अभी तक किए पार्ट 3 तक, और अभी जो पार्ट 4 को इंक्लूड करके जो पहले 4 पार्ट्स में हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा है उसके, जैसे कहते हैं ना कि अगर ह्यूमन बॉडी जो है इसमें हैंड, ठीक है, लेग्स, स्टमक, ईयर, हेड, ये सब मिलाकर क्या बनता है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसी तरीके से पार्लियामेंट जो है इसका जो पूरा सेशन कैसे चलता है, उसके अंदर उसके कुछ हैंड्स होंगे, लेग्स होंगी। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, जैसे हमारे ये स्पीकर के हो गए, उसके बाद प्रेसिडेंट इंक्लूड होते हैं, उनके काम, फिर वो क्या क्या फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, वो सारे जो इनको मिला करके फिर हमारी क्या बनती है, पूरी पार्लियामेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमें देखने में तो पार्लियामेंट क्या है, सिर्फ एक गोल सर्कुलर बिल्डिंग दिखती है, लेकिन उसके अंदर ये सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो आज जो है हम अभी समझते हैं सबसे पहले स्पीकर को। देखिए जब बात आती है स्पीकर की, तो ये स्पीकर वो लाउड स्पीकर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो बाहर लगते हैं ऐसे, है ना, जिससे तेज आवाज आती है, वो स्पीकर नहीं है। आपको ये समझना है ये स्पीकर कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष बोलते हैं इनको हिंदी में हम। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा, ये जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये कह सकते हो मेंबर होते हैं लोकसभा के, यानी कि ये जितनी भी मीटिंग्स होती है ना लोकसभा के अंदर,
एमपीज बैठते हैं, वोटिंग होती है, तो वो कौन कराता है? वो कौन है? स्पीकर ऑफ द हाउस। अब फिलहाल करंट में कौन है अभी? ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अभी विच पार्लियामेंट इज वर्किंग राइट नाउ? ठीक है, मतलब आपको नंबर बताना है मुझे, अभी कौन सी पार्लियामेंट जो है वो वर्किंग में है। जैसे 11th पार्लियामेंट है, 12th है, 15th है, 16th है, 20th है, वो आपको बताना है मुझे इस क्वेश्चन में। उसके बाद ओम बिरला तो आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे और एक लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो जो मिस्टर ओम बिरला है वो क्या है? अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उसको कौन चूज करता है? हम जो मेंबर्स होते हैं ना एमपी लोकसभा के अंदर, वो खुद अपने में से एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट जो है वो फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ आई है, जैसे अभी एनडीए गवर्नमेंट जो है 303 सीटों के साथ आई थी 2019 में, तो इन्होंने क्या किया? यूनानिमसली डिसाइड करें कि हम इसको जैसे अपना स्पीकर बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा? यूनानिमसली एक मत होकर के क्या बोला कि हम जो है ओम बिरला जी को अपना लोकसभा का स्पीकर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई वोटिंग कुछ नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन दिया गया इलेक्शन भी करवा सकते हो इन केस अगर आपको किसी व्यक्ति को चूज करना है, ठीक है, ये देखने के लिए कि भी बाकी मेंबर्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कब होता है? जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार होती है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है किसको स्पीकर बनाएंगे, किस पार्टी के मेंबर को, ठीक है, किसको जो है आप ये मिनिस्ट्री की पोस्ट देंगे। ये सारा जो है ना गठबंधन की सरकार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या है, स्पीकर का जो है इलेक्शन जो है इसकी डेट जो फिक्स कौन करता है, याद रखना आपको, डेट फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स करते हैं कि इस डेट को जो है आप अपने जो स्पीकर है उनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है वो डेट फिक्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हाउस असेंबल होता है। और ये याद रखना है कि जो स्पीकर है उसका इलेक्शन जो है कब होता है? जब जैसे ही मोस्टली टाइम क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। मान लो नई पार्लियामेंट बनी है, ठीक है, और उसने फर्स्ट मीटिंग अपनी जो है अटेंड की है, तो फर्स्ट मीटिंग के ठीक बाद जितनी जल्दी हो सके वो अपना स्पीकर को चूज कर लेते हैं। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पीकर अगर बाद में चूज किया जाता है, ठीक है, तो उससे पहले कौन देख रहा होता है? तो उससे पहले आपको मैं बताता हूं, एक आपने सुना होगा प्रोटम स्पीकर, ठीक है, एक लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था प्रोटम स्पीकर। अभी प्रोटम स्पीकर क्या करता है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जब मैंने मेंबरशिप वाला कराया था शायद पार्लियामेंट के अंदर ही, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रेसिडेंट है सबको ओथ कौन दिलवाता है? चाहे एमपी हो, मिनिस्टर हो, सबको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी पर्सन हो। तो यहाँ पे बात आती है, अब 545 एमपी जब लोकसभा के आते हैं, ठीक है, तो अब सबको पॉसिबल तो है नहीं कि एक दिन में वो सबको शपथ दिला दें। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं, एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको ओथ दिलवा देते हैं पीएम के साथ। उसके बाद जितने भी बचे मेंबर एमपी उनको लिए क्या करते हैं, जो हाउस के अंदर एक सबसे वरिष्ठ जो इंसान होगा, ठीक है, व्यक्ति जो होगा, सबसे बुजुर्ग जो बोलते हैं एज में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको राष्ट्रपति ओथ दिलवाएंगे इस पहले। ठीक है, उसके बाद जब ये ओथ ले लेंगे फिर ये क्या करेंगे, बाकी मेंबर्स को शपथ दिलवाएंगे। तो जितने भी 545 के बाद जितने मतलब 60-70 मिनिस्टर्स को छोड़ने के बाद जितने एमपी बच गए उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर से पहले ये काम देख रहे होते हैं। और ये जो है टेम्परेरी पोस्ट होती है प्रोटम स्पीकर की, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होती। परमानेंट आपके स्पीकर की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए प्रोटम स्पीकर हो गया हमारा। अब बात आती है कि जैसे अभी, चलो मैं उसका आंसर मैं ही कर देता हूँ जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, कि अभी जैसे 17th लोकसभा चल रही है, ठीक है, 2019 से 2024 ये है आपकी 17th लोकसभा। अब 17th लोकसभा में ओम बिरला क्या है, हमारे स्पीकर है। लेकिन 16th इससे पहले वाली लोकसभा जो थी उसमें कौन थी? सुमित्रा महाजन जी थे। ठीक है, मध्य प्रदेश से थे वो, इंदौर से, सुमित्रा महाजन। अब देखिए ये जो है सुमित्रा महाजन जी, जब 16th लोकसभा का मतलब 17th लोकसभा का जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था, तो इन्होंने ये नहीं कि रिजाइन कर दिया था, इन्होंने रिजाइन तब किया था जब इन्होंने ओम बिरला जी को क्या बना दिया था? स्पीकर। उसके बाद इन्होंने अपना रिजाइन किया था। तो आपको ये याद रखना है, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा अभी जो इलेक्ट की गई है नई नई,
उससे पहले वाली जो लोकसभा के स्पीकर थे वो ऐसा नहीं कि मान लो हाउस डिसॉल्व हो गया। आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ, इससे पहले मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो करवाई थी ना, उसमें रेजोल्यूशन बताया था। तो मान लीजिए जब हाउस जो है डिसॉल्व हो गया, ठीक है, 5 साल पूरे होने के बाद हाउस डिसॉल्व हो गया, तो हाउस डिसॉल्व होते के साथ होता क्या है, सारे एमपी अपना जो है मान लीजिए एमपी तो नहीं, पीएम जो है वो रिजाइन दे देते हैं और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप हाउस को जो है डिसॉल्व कर दीजिए। जब पीएम एडवाइस कर देते हैं और अपना रेजिग्नेशन प्रेजेंट कर देते हैं तो इट मीन्स क्या होता है, साथ के साथ आपके सारे एमपीज जो हैं वो भी माना जाता है कि इनका भी रिजाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हाउस डिसॉल्व होता है। आप यहाँ पे आपके एक एक एमपी को जो रिजाइन लिख के देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीएम रिजाइन करेंगे और एडवाइस करेंगे हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे। ये है मैटर। अब यहाँ पे बात आती है कि जब यहाँ पे सारे एमपी का रिजाइन हो गया, ये हाउस डिसॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर होता है, जैसे 16 लोकसभा में सुमित्रा महाजन थे, तो उनका रिजाइन नहीं होता ऑटोमेटिक, हाउस डिसॉल्व होते हैं। वो तब होता है जब नई लोकसभा के स्पीकर जो है इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जाकर के वो अपना क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हमने कर लिया है, प्रोटेम स्पीकर हो गया है हमारा। अभी हम स्पीकर को ही करेंगे। पहले मैंने प्रोटेम स्पीकर क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे कंटेक्स्ट समझाना जरूरी था, इसलिए क्या है बीच में मैंने प्रोटेम स्पीकर को समझा दिया है। चलिए, तो प्रोटेम स्पीकर के अंदर हमने देख लिया है स्पीकर के अंदर। अब बात आती है कि जो स्पीकर है इनकी जो लाइफ टर्म जो होती है, ठीक है, मतलब जिंदगी वाली टर्म नहीं कह रहा हूँ, जो स्पीकर होते हैं जिस पोस्ट पे जाते हैं वो कब तक रहती है इनके पास। तो यूजुअली देखो, जब मैं बोलता हूँ ना, एक एक वर्ड को अच्छे से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूँ मोस्टली, यूजुअली, तो आपको याद रखना है यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर ऐसे ही जो टर्म्स आती हैं, ठीक है, या फिर ऑलवेज, परहैप्स, ऐसे करके, तो आपको ये जो टर्म्स होते हैं ना इंग्लिश के, इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में करते हैं, लेकिन हम कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, और एग्जाम में ऑप्शन जब आते हैं ना, हमें लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन ये देखो उसमें आगे वर्ड कौन सा यूज़ किया है, यूजुअली है या ऑलवेज है, क्या है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पे, अक्सर, कई बार क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, और ऑलवेज होता है कि हमेशा ऐसा ही होगा। अगर मैं बोलूँ स्पीकर ऑलवेज रिमेन फॉर 5 ईयर्स इन ऑफिस, ठीक है, 5 साल तक अपने ऑफिस में रहते हैं एज ए स्पीकर, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला यूजुअली। अगर इन केस ऑप्शन में आपको ऑलवेज मिले, ऑलवेज फॉर 5 ईयर्स, तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कि जो स्पीकर का जो टर्म होती है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कार्यकाल की उनकी, टर्म ऑफ ऑफिस। अब जो स्पीकर है वो कितने टाइम तक रहते हैं, यूजुअली ये होता है कि आमतौर पे देखा जाता है कि जो स्पीकर है वो जो आपकी लोकसभा है उसके साथ साथ काम करते हैं। अगर जैसे लोकसभा 5 साल चली तो स्पीकर का कार्यकाल भी 5 साल, अगर 3 साल में ही भंग होगी लोकसभा तो वो भी 3 साल बाद अपना रिजाइन कर देंगे, जब तक नेक्स्ट लोकसभा के स्पीकर नहीं आते। वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। और स्पीकर जो है वो आपकी क्या है, एक तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी होती है लोकसभा के अंदर। जितने भी आपके अंदर लोकसभा में मैटर्स आते हैं, ठीक है, केसेस आते हैं, कमेटियाँ बनती हैं, उसके अंदर डिसीजन फाइनल किसका होता है, स्पीकर का ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो स्पीकर है वो उनको हटाया कैसे जाता है। देखिए, रीजन बिंग मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, अब आपको पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट तो हमने देख लिया, टर्म भी देख लिया, क्या स्पीकर को हटाया जा सकता है? सो आंसर इज यस, हटाया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो खुद ही अपनी पोस्ट छोड़ दे, ठीक है, स्पीकर जो है खुद ही रिजाइन कर दे स्पीकर की पोस्ट से, तो ऑटोमेटिक है। तो व्हेन ही रिजाइन हिमसेल्फ, स्पीकर जो है हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता ना कि वो मेल है या फीमेल है स्पीकर, ठीक है। तो रिजाइन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अगर वो दोनों में से मतलब या तो खुद ही, और वो रिजाइन किसको करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, वो रिजाइन करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को लिख करके, ठीक है। और इसका उल्टा भी होता है, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर डेप्यूटी जो आपके स्पीकर है किसको करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, डेप्यूटी स्पीकर अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसको देंगे, स्पीकर को। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड आता है जब वो अपनी सदस्यता, मेंबरशिप जो है लोकसभा की, व्हेन ही लूजेज मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो है एमपी ही नहीं रहा लोकसभा का, ठीक है, तो वो स्पीकर कैसे बना रह सकता है? ऑटोमेटिक है, जब वो मेंबरशिप को लूज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक है लूज हो मतलब स्पीकर नहीं रहेंगे। थर्ड कहता है
कि जब हाउस जो है, लोकसभा का जो हाउस है, वो रेजोल्यूशन पास करे। क्या? पास रेजोल्यूशन। ठीक है, आप रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसके तहत ये क्या है, यहां पे बोला गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी में पास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 545 है और 10 सीटें वैकेंट है, तो कितनी हो जाए? 535। तो हम 535 में से देखेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ना कि 545 में से। तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी डेडिकेटेड करवा रखा है मेजोरिटी पे। तो ये कौन सी मेजोरिटी होगी आपको मुझे बताना है। ठीक है, 545 में 10 सीटें जब मैं निकालता हूँ और उसके बिहाफ पे जब मैं देखता हूँ मेजोरिटी, तो वो कौन सी मेजोरिटी होगी। अगर नहीं पता है तो उस लेक्चर को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मान लो जो है आपने पास कर दिया और रेजोल्यूशन पास हो गया, तो उस केस में क्या होगा, तब भी जो है वो रिमूव्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त बोली गई है, आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को पहले। ठीक है, जब आपने एडवांस में नोटिस दे दिया, उसके बाद जो है उनके पास ये राइट है कि वो अपनी सफाई रख सके हाउस के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए जब तक रेजोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, मान लो हाउस के अंदर रेजोल्यूशन आया, उनके ऊपर 14 दिन का नोटिस देने के बाद हाउस में रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब उनके पास ये ऐसा नहीं है कि वो अब काम नहीं करेंगे या हाउस में बैठेंगे नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि जब रेजोल्यूशन उनके खिलाफ आया होगा तो वो जो हाउस है उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे, यानी कि उसका मुखिया के तौर पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि स्पीकर का काम नहीं करेंगे, हाउस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हाउस को वो चलाएंगे नहीं, वो सिर्फ एक एज ए नॉर्मल मेंबर की तरह सीटिंग में बैठेंगे, जैसे बाकी एमपीज होते हैं ना हमारे, उसकी तरीके से वो क्या करेंगे, हाउस में आएंगे और बैठेंगे नॉर्मल मेंबर की तरह, नॉर्मल मेंबर ऑफ लोकसभा की तरह वो क्या करेंगे, आएंगे, सेटिंग करेंगे और मान लीजिए वो जो है अपने सारे क्वेश्चंस आंसर जो भी करने तो पूछेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, वो जब रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा तो वो वोटिंग खुद नहीं करेंगे अपने रेजोल्यूशन को। ठीक है, याद रखना है, जब रेजोल्यूशन लोकसभा में आया तो उसके लिए वो खुद वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया रिमूवल कैसे किया जाता है, और इसमें आपको याद रखना है जब ये रेजोल्यूशन पास करना होगा, जब रेजोल्यूशन लेके आओगे तो एटलीस्ट पहले आपके पास 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप रेजोल्यूशन लेके आओगे। अगर 50 एमपी ने बोला कि हाँ हमें जो है इसको स्पीकर को हटाना है, तो 50 मेंबर का पहले साथ होना चाहिए, उसके बाद रेजोल्यूशन लेके आओगे। और फिर अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप उसको पास होने के बाद हटा दोगे। लेकिन एक कंडीशन है कि 14 दिन का आपको नोटिस देना होगा। नोटिस दोगे तो उनके पास ये अधिकार है कि वो हाउस में आकर के नॉर्मल एज एमपी की तरह सेटिंग करेंगे और अपनी सफाई देंगे, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे वो आंसर भी करेंगे। उसके बाद वो जब वोटिंग होगी, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये बताया ना ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास करना है, तो जब वो वोटिंग होगी वो खुद वोट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया है हमने। अब हम देखते हैं कि स्पीकर के कुछ काम क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनके क्या क्या पावर मिली हुई है। ठीक है, वो देखते हैं। अब देखिए, बेसिकली जो पावर है, फंक्शंस है, आपको एक चीज़ याद रखना है, स्पीकर जो है लोकसभा का सबसे, ये कह सकते हो कि एक तरीके से उनका मुखिया वो हो सकता है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, पूरी लोकसभा को, यानी कि जो स्पीकर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी की पूरी लोकसभा को, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, वो एक तरीके से गार्जियन का काम करते हैं। गार्जियन आपको पता है, हम कभी आपने फॉर्म भरा हो तो उसमें लिखा होता है पेरेंट्स नेम या गार्जियंस नेम। गार्जियन का मतलब जो रख रखाव करता हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है तो उसकी रख रखाव देखभाल किसने की है, तो उसका नाम पूछा जाता है फॉर्म में। भाई मान लो अगर माता पिता नहीं तो चाचा ताऊ, या फिर हो सकता है उनके मामा, उन्होंने किसी ने तो उनको बड़ा किया होगा पाल पोस के, तो उसका नाम हो, तो गार्जियन का काम करते हैं, यानी कि पूरे हाउस का देख रेख ये अपने अंडर करते हैं। उसके बाद जितनी भी आपकी कमेटियाँ बनती हैं उसका गठन भी यही करते हैं। ठीक है, और जितनी भी हाउस की कमेटियाँ बनती है मेजोरिटी टाइम पे क्या होता है, ये उसके चेयरमैन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका लोकसभा हाउस है उसके ये क्या है, स्पोक्स पर्सन है, यानी कि जितने भी कोई भी बिल्स आएंगे, ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी होगा तो वो क्या होंगे, उसके ऊपर अगर मान लो कुछ भी करना है तो ये सारा जो है अपना स्पीच देंगे उसमें, कि अगर मान लो बिल पास कराना है तो उसके लिए ये सारी गाइडलाइंस देंगे, सब कुछ। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस। हाउस कौन सा, याद रखना, लोकसभा, नॉट राज्यसभा। राज्यसभा के लिए चेयरमैन होते हैं। दूसरा, उसके बाद अगर मान लीजिए इन्होंने कोई डिसीजन किया, ठीक है, पार्लियामेंट्री मैटर से रिलेटेड, किससे, ऐसा नहीं कोई भी मैटर, सिर्फ पार्लियामेंट्री मैटर बोल रहा हूं मैं, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर का नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री मैटर्स।
अगर मान लीजिए पार्लियामेंट्री मैटर से रिलेटेड कोई भी बात है तो जो ये डिसीजन लेंगे हिज डिसीजन विल बी फाइनल, ये आपको ध्यान रखना है, और कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करोगे, फाइनल। एक बार जस्ट सेकंड, ये थोड़ा ना राइटिंग आज मार्कर इंक काफ़ी फ्रेश नया इंक डालिए ना, तो बहुत स्मूथली भाग रहा है आज। हिज डिसीजन विल बी फाइनल, और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर स्पीकर का कोई डिसीजन ऐसा है जो मेलाफाइड है तो उसको जो है चैलेंज किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोला है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है वो अपनी वर्डिक्ट्स देते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक वर्डिक्ट बोला है इन केस अगर ऐसा होता है कि जब हमें यह लगे कि उनका जो डिसीजन है वो मेलाफाइड इंटेंशन से लिया गया है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हमने क्या देखा है, कुछ छोटे से उनके मतलब उनके फंक्शंस। अब हम बात करते हैं उनकी कुछ पावर्स का, क्लियर। अब उससे पहले जब मैं पावर्स की बात करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीकर है उनको पावर मिलती कहां से है, ठीक है। फ्रॉम वेयर स्पीकर गेट्स पावर, ये एरो मैंने इसलिए लगाया, स्पीकर यहाँ मेरे को लिखना ना पड़े, ठीक है। आलसी इंसान है आप कह सकते हो मैं कि भाई स्पीकर लिख देते क्या जाता सर है, बट देखो टाइम बच गया ना। व्हेन फ्रॉम वेयर स्पीकर गेट्स पावर, तो इसका आंसर आता है एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से खुद पावर उनको मिलती है, दूसरा प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है हाउस का, उससे उनको पावर मिलती है, ठीक है। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा इनका अपना खुद का एक बिजनेस को रन कैसे करना है, ठीक है, हाउस का, उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको क्या मिलती है, पावर मिलती है। थर्ड है कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ब्रिटिशर्स के टाइम से, ठीक है, तो उनसे भी इनको क्या मिलती है, पावर मिलती है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। ये आपको ध्यान रखना, इन तीन सोर्सेज से जो है इनको पावर मिलती है। अब ये हमने देख लिया, अब इनकी पावर को डिस्कस करते हैं। मैं अभी जस्ट पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट जो होंगे वो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपको जैसे कभी देखेंगे तो उसमें कुछ पावर ऐसे होंगे जो हमारे इतने ज़्यादा जरूरी कि हमें सारे याद रखना है। देखिए सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट पावर क्या होती है, ये जब हाउस को बुलाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 3 उसमें बताया था कोरम करके एक QUOROM, ठीक है। तो कोरम क्या होता है कि मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए हाउस के अंदर, तभी मीटिंग जो है या सेशन जो आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। अगर नहीं है तो स्पीकर जो है उस मीटिंग को कैंसिल कर दें। तो सबसे पहले इनका काम यही है कि हाउस के अंदर आप कोरम को मेंटेन करें, तभी जो आगे फर्दर काम आपके प्रोसीड होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो हाउस है लोकसभा का उसके अंदर सारा उसका डेकोरम, ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखना उसके अंदर, हाउस के अंदर, ये सारे किसके पावर्स के अंडर है, ये सारी शक्तियाँ किसको दी है, स्पीकर को, कि आपको जो हाउस है लोकसभा इसके अंदर आपको उसका डेकोरम बनाए रखना, यानी कि उसकी गरिमा बनाए रखनी है। दूसरा उसके अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति जो है MP जो है वो हुड़दंग मचाता है, ठीक है, ऐसा नहीं। ये सारी जिम्मेवारी किसको दी गई है, स्पीकर को दी है। दूसरा जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान लो कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है हाउस जो है लोकसभा के से रिलेटेड, उसका इंटरप्रिटेशन जो है कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। अब बात आती है, ये मैं बात कर रहा हूँ जब बात स्पेशली लोकसभा की हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वही इंटरप्रेट करेंगे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आपकी जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट वो आपके यहाँ पे वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है स्पीकर किसको इंटरप्रेट करता है, वो करता है प्रोविजंस ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और किससे रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेटेड। मान लो पार्लियामेंट में कोई कन्वेंशन दिया गया है, कोई प्रोविजन दिया गया है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, ठीक है, वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जितने भी जो इसके तहत रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए जाते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, इसके अंदर भी अगर मान लो कोई चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना वो भी किसका काम है, स्पीकर का काम है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कोरम के अंदर कि कोरम ये इनका मेंटेन करने का काम होता है। दूसरा ये जो है अगर मान लीजिए जब हाउस में वोटिंग होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जब वोटिंग होती है, वो तो मैंने बताया था रिमूवल के टाइम में कि जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन हाउस में आ गया उस टाइम वो वोटिंग नहीं करेंगे। पर जनरली अगर हम देखते हैं वोटिंग अगर किसी भी बिल से रिलेटेड, मान लो कोई बिल आया लोकसभा में, उसको पास करने की बारी आई, तो जब वोटिंग होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी पहली ही बार में, फर्स्ट इंस्टेंस में
स्पीकर वोट नहीं करेंगे, स्पीकर विल नॉट वोट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तमाशा देखेंगे, है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा होना चाहिए हल्का सा। देखिए वोटिंग करते टाइम वो पहली बार में, जैसे मान लो 100 क्या है हमारे एमपी आए हुए हैं हाउस में, तो मैंने देखा कि कोरम मीट हो गया, हाँ 55 मेंबर होने चाहिए, तो 55 से ज़्यादा, ठीक है। अब करते हैं हम क्या, मान लो नॉर्मल कुछ भी बिल पास करना है। अब उस केस में मैंने देखा कि 100 मेंबर मेरे पास आए हुए हैं, चलो जी अब करते हैं वोटिंग। तो जो 100 एमपी वोट डालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 101 मेंबर है इंक्लूडिंग स्पीकर, स्पीकर को हटा रहा हूँ तो 100 मेंबर है। तो मान लीजिए जब 100 मेंबर वोटिंग डालेंगे तो उसमें आपके स्पीकर जो है वो वोट नहीं डालेंगे। स्पीकर कब वोट डालेंगे, मान लीजिए 50-50 हो गया, 50 फेवर में है और 50 आपके अनफेवर में है, फेवर और अनफेवर 50-50 हो गया, 50 इधर 50 इधर, डिसीजन तो नहीं हुआ, बिल पास होगा कि नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, वो अपनी जब 50-50 हो जाए तो वो क्या करेंगे, कास्टिंग वोट डालेंगे अपनी, क्या, कास्टिंग वोट। ये क्या होती है, ये होती है कि स्पीकर को ये पावर मिली है इन केस ऑफ टाई, जब बराबर हो जाए मैटर, उस केस में आप क्या करोगे, आपको अथॉरिटी है कि आप अपनी वोटिंग पावर को यूज़ कीजिए। अगर आप बोलते हैं फेवर में, तो आप फेवर वाले के पर्सन में आओगे तो हो जाएगा 51, तो बिल पास हो जाएगा। अगर आप जाते हो अनफेवर में, यानी कि फेवर में नहीं हो बिल के, तो हो जाएगा 51 अनफेवर में, तो ये हट जाएगा और आप जो है अनफेवर वाले यानी कि बिल जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है उनकी वोटिंग पावर काम करती है। उसके बाद में जो स्पीकर है, आपको पता है वो सारी मीटिंग्स को असेंबल करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट समन भेजते हैं, उसके बाद मीटिंग सारी जो है आगे फर्दर जो डिसीजन होता है स्पीकर का होता है। अब यहाँ पे स्पीकर जो है, मान लीजिए कोई खतरनाक वाला मैटर आ गया, ठीक है, हालांकि खतरनाक तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैं वैसे जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो कोई ऐसा मैटर आ गया जो कि सीक्रेसी लेवल मेंटेन करना, मान लो कोई आर्मी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, ऐसा हमारी डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड, या मान लो कोई न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई बात करनी है हमें, ठीक है, हाउस के अंदर, तो उसमें जो है वो अपनी एक सीक्रेट मीटिंग भी बुला सकते हैं हाउस की, ठीक है। ये भी पावर किसको दी है, प्रेसिडेंट को। अब इस सीक्रेट मीटिंग में क्या होता है, देखिए सीक्रेट मीटिंग में क्या होता है, अभी आप जब देखेंगे जनरली लोकसभा हो गया चाहे राज्यसभा हो गया, उसकी ना लाइव टेलीकास्ट आपको यूट्यूब पे या फिर टीवी पे मिलती है। लेकिन जब सीक्रेट मीटिंग होती है उसमें ना डिसीजन लिया जाता है कि कौन कौन जो अटेंड करेगा इस मीटिंग को। इवन इसमें मीडिया पर्सन जो है उनको भी अलाउड नहीं किया जाता, अननोन जो पर्सन है जो हाउस का मेंबर है ही नहीं उसको भी अलाउड नहीं किया जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है सीक्रेट मीटिंग कौन डिसाइड करता है, इसके लिए ये डिसीजन लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर में आती है वो ये, मान लीजिए एनी बिल केम इन हाउस, ठीक है, और हाउस जब मैं बोल रहा हूँ स्पीकर के अंदर, तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा के, ठीक है। स्पीकर जो है लोकसभा के अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए लोकसभा के अंदर कोई बिल आया, ठीक है, अब जो है स्पीकर डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे देखना था किस कैटेगरी में वो फॉलो करता है, ठीक है। ये मतलब दो कैटेगरी होती है, एक होती है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। क्या वो ऑर्डिनरी कैटेगरी का बिल है या फिर आपका मनी बिल का बिल है। तो मान लीजिए मनी बिल है, ठीक है, कोई बिल जो आया है वो है मनी बिल। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल, तो वो डिसीजन भी स्पीकर का होगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर वो मनी बिल है डिसीजन फाइनल होगा स्पीकर का, और कोई इसको चैलेंज भी नहीं करेगा, ना कोर्ट में जा सकते हो आप लेके कि भाई आपने कैसे डिसाइड किया। अब देखिए मनी बिल, मान लो स्पीकर ने बोल दिया कि मनी बिल है, तो इसकी जो सर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, एक बिल के ऊपर बाहर सर्टिफिकेशन लगाई जाएगी, उस पर स्पीकर के साइन होंगे और वो बोलेंगे कि ये जो बिल है ये मनी बिल है। अभी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ठीक है, ये होते क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो पार्ट 5 आएगा आपका उसके अंदर, क्योंकि उसमें मैं आपको लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट की वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको जब तक थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। जितना अभी मैं करवा रहा हूँ आपके साथ के साथ वो चलते जाए। यहाँ पे क्या होगा, आपके डाउट्स साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये करवाया है, ये मैंने क्या बोला है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे जैसे सीक्वेंस दिया गया मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कभी देखेंगे बुक के अंदर ये थोड़ा आगे पीछे भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बुक में एज इट इज आपको मिलेगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत है या जो डीडी बसु, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप देख लेना, उसमें जरूरी नहीं कि ऐसा मिलेगा, आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बेस जो बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि जब आप पढ़ो आर्टिकल के साथ क्या क्या है वो चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब ये हमने क्या बात की है, कुछ पावर्स की बात की है, एक दो पावर इंपॉर्टेंट पावर और बचती हैं वो डिस्कस कर ले। पहले मैं थोड़ा बोर्ड डिस्कस नहीं करूँगा, बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। चलिए 2 मिनट रुकिए, एक बार इसको इरेज कर दूँ अच्छे से, जल्दी जल्दी।
चलिए, तो और पावर क्या है पार्लियामेंट कह रहा हूँ, लोकसभा के अंदर स्पीकर की। देखिए, जो स्पीकर होता है ना, वो ये डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पार्ट 2 के अंदर। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एमपी जो है वो डिफेक्शन के द्वारा, एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा उसको ये डिसाइड करना है कि क्या उसने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है, इसका डिसीजन भी किसका फाइनल होता है, स्पीकर का। लेकिन एक उसमें मैंने आपको ये भी बताया था 1992 में ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्पीकर का डिसीजन है उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द फील्ड ऑफ मेलाफाइड डिसीजन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इस पर हो सकता है उनके डिसीजन में। उसके बाद जितने भी आपके इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होते हैं आईपीजी, अब ये क्या होता है, मान लीजिए इंडिया की जो पार्लियामेंट है, जितने भी बाहर दूसरे देशों में जहाँ डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, वहाँ पे क्या होता है, वो उनकी जो पार्लियामेंट है उनसे अगर हमें कुछ भी सीखना है, उनसे मीटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा इंटर पार्लियामेंट्री एक ग्रुप होता है, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आईपीजी। तो इसके जो मुखिया होते हैं, ठीक है, हेड होते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे स्पीकर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए, और आपको एक चीज़ याद रखना है, मान लीजिए किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, ठीक है, अभी एक लेक्चर में इसके ऊपर लूँगा पार्लियामेंट्री कमेटीज पे कि ये होती क्या है। मान लीजिए जो पार्लियामेंट है, आपको पता है सारे एमपी एक साथ काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या होता है, एमपीज के अंदर कमेटीज बना के काम बांट दिया जाता है कि आप इस बिल के ऊपर थोड़ी सी देखिए, जांच करिए, ठीक है। अब वो कमेटी मान लीजिए अगर कोई बनाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो पहली बात तो कौन बनाता है, स्पीकर बनाता है। और इन केस अगर किसी उस कमेटी के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें अगर कोई मेंबर, अगर मेंबर के तौर पे स्पीकर आपको देखने को मिले, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अगर स्पीकर, अगर आपको क्या है, मेंबर है उसके, स्पीकर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्पीकर क्या बन जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके चेयरमैन बन जाएंगे उस कमेटी के, ठीक है, ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स स्पीकर की। अब बात आती है, एक चीज़ आती है इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी। इसमें थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से है ये, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस इसमें पॉइंट बता के और फिर आगे मूव करूँगा। देखिए, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी क्या होते हैं, बोला ये जाता है कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति स्पीकर की पोस्ट पे चूज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए लेबर पार्टी, जैसे अगर ब्रिटेन में देखें वहाँ पर लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लेबर पार्टी से था और उसको हमने स्पीकर बना दिया, तो हम ये बोलेंगे कि आप जो है, मतलब कन्वेंशन है वहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कि आपको जो स्पीकर जो इलेक्ट हुआ है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, कहाँ से, जो मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी से, लेबर पार्टी से। अब मैं अगर इंडिया की एग्जांपल दूं, मान लीजिए जैसे ओम बिरला है, वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटेन के कन्वेंशन को फॉलो करें इंडिया में, तो बोला ही जाता है कि अब वो बीजेपी की जो मेंबरशिप उनको छोड़नी पड़ेगी, वो अब न्यूट्रल एज ए स्पीकर की तरीके से काम करेंगे। ये तो है ब्रिटेन का कन्वेंशन, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कन्वेंशन जो है अभी से फुली तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। रीजन बिंग, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि अभी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कन्वेंशन अपनाया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि स्पीकर जो है, हमें ब्रिटेन का जो कन्वेंशन है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें स्पीकर डिसाइड ही नहीं करते कि क्या इन्होंने डिफेक्शन किया है या नहीं किया, उसमें उसकी वजह से होता क्या है, जो पार्लियामेंट की गरिमा है वो आपकी खराब हो जाती है, दूसरा जो मेंबर्स है उनमें डिसिप्लिन नहीं रहता है, क्लियर है। तो इसलिए बोला जाता है कि इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा इम्पार्शियलिटी, अब इम्पार्शियल वो कब होंगे, वो तभी होंगे जब उनको इंडिपेंडेंट दिया जाएगा, यानी कि कैसे, आप जो है उनको मेंबरशिप जो है उनकी रिजाइन करवा दीजिए। अब जो किसी पार्टी के मेंबर ही नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक उनके सारे डिसीजन कैसे होंगे, इम्पार्शियल होंगे, ठीक है, यानी कि किसी भेदभाव के साथ नहीं होंगे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो और आप बन गए स्पीकर, अगर आप डिसीजन लोगे, आपको पता है यार 5 साल बाद अगर मान लो मेरे को दोबारा इलेक्शन फाइट करना है, और अगर अभी मैंने इनके अगेंस्ट, अपनी पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन दिया, तो हो सकता है मुझे ये टिकट ना दें इलेक्शन के लिए, तो मैं क्यों इनके फेवर में, मतलब अगेंस्ट में जाऊँ, तो मैं इनके फेवर में ही दूंगा। होता है ये रियल एग्जाम्पल है। तो इसलिए जो है ये बोला जाता है कि एक स्पीकर का इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी होना जरूरी। ये आपको मेंस के जब आप क्वेश्चन लिखोगे उसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब हमारे सेकेंड ऑफिस की, ऑफिसर की, दैट इज डेप्यूटी स्पीकर। अब ये भी किसके अंदर आते हैं, लोकसभा, ठीक है। स्पीकर जहां वर्ड आ जाए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूँ किसकी,
लोकसभा की, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको जस्ट 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ताकि मैं पानी पी लूँ, अभी जस्ट गला जो काफ़ी ड्राई हो चुका है। चलिए तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसको, डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। अब देखिए जो डेप्यूटी स्पीकर है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि कैप्टन होता है क्रिकेट की टीम में, फिर वाइस कैप्टन, तो कैप्टन के नीचे वाइस कैप्टन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना स्पीकर के नीचे डेप्यूटी स्पीकर नहीं आता है, यानी ये इसका सब ऑर्डिनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये इसका जूनियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ये एक अलग पोस्ट है, दोनों का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब एक एक करके एक एक पॉइंट हम जो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो स्पीकर है आपको पता है, उसका हमने बताया था कि जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं अपने में से ही डिसाइड कर लेते हैं हम किसको जो स्पीकर बनाना चाहेंगे, क्लियर। इसी तरीके से डेप्यूटी स्पीकर का भी सेम वैसे लोकसभा में इलेक्शन किया जाता है जैसे कि आपका स्पीकर का किया जाता है, कोई अलग फर्क नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है, जो डेट फिक्स की जाती है, स्पीकर में मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट डेट फिक्स करते हैं आपको कब इलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर के केस में स्पीकर डिसाइड करते हैं डेट को, किस डेट को जो आपको डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना है, क्लियर है। अभी आपको याद ध्यान हो तो जो आपकी अभी 17वीं लोकसभा जो चल रही है इसके अंदर डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, इसकी पोस्ट खाली हुई है, ठीक है। रीजन बिंग हमारी 10th जो लोकसभा थी, यहाँ तक क्या होता था, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की पोस्ट क्या होती थी, जो रूलिंग पार्टी होती थी, ठीक है। रूलिंग पार्टी यानी कि जो जिसकी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है उसको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। तो उसी की पार्टी से दोनों मेंबर क्या होते थे, या तो एक स्पीकर बन जाता था और एक डेप्यूटी स्पीकर बन जाता था। लेकिन 11th लोकसभा से क्या हुआ, ठीक है, अभी जैसे 17 चले ना, तो ये मैं 11th की बात कर रहा हूँ। तो 11th लोकसभा से क्या हुआ, इन्होंने एक कंसेंसस बनाया, ठीक है, एक सहमति करी सभी पार्टियों ने मिलकर कि अब से ये करेंगे स्पीकर की जो पोस्ट है, ठीक है, जो स्पीकर की पोस्ट होगी वो तो जाएगी जो गवर्निंग पार्टी होगी, जो अभी इस टाइम गवर्नमेंट चला रही है, और जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होगी उसको हम देंगे ऑपोजिशन की जो पार्टी है उसको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन जो है उसको सीटें उतनी नहीं मिली जितनी की कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। 1/10 सीटें होनी चाहिए, तभी आप किसी पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस है उसको 1/10 सीटें नहीं मिली है, इसलिए जो है इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को खाली रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इस पर एक बार बीच में बोला गया था कि डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट किया जाए, हालांकि जो राज्यसभा है उसमें डेप्यूटी चेयरमैन है, लेकिन यहाँ डेप्यूटी स्पीकर नहीं है हमारे पास। अभी जो करंट लोकसभा चल रही है उसके अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, अभी 17 लोकसभा की बात कर रहा हूँ, उसमें डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट नहीं है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि इलेक्ट कैसे होते हैं, जैसे स्पीकर होते हैं, सिमिलरली वैसे ही। दूसरा, उसके बाद मैंने देख लिया इसकी डेट कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करते हैं, और स्पीकर की डेट डिसाइड कौन करता है इलेक्शन की, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, जैसे ही मान लीजिए जब भी मान लो कि अभी जो फिलहाल डेप्यूटी स्पीकर है उनकी अगर मान ली डेथ होगी या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी पोस्ट खाली है, ठीक है, तो जो हाउस है लोकसभा का वो इमीडिएटली जो है अपने आप जो है अपने मेंबर्स में से किसी को भी इलेक्ट करके क्या बना देगा, डेप्यूटी स्पीकर। अब बात आती है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है, ठीक है, जैसे कि जो डेप्यूटी स्पीकर है इनका काम क्या है, जो स्पीकर है उनसे क्या कुछ काम अलग है। देखिए, इनका काम अलग कुछ नहीं है, वही काम करते हैं जो कि स्पीकर करते हैं, बट डेप्यूटी स्पीकर का काम तब करते हैं जब हमारे जो स्पीकर हैं, जैसे ओम बिरला जी अभी, अगर वो एब्सेंट हो, ठीक है, या वो बीमार हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डेप्यूटी स्पीकर का काम करेंगे। और इन केस अगर स्पीकर है तो उस टाइम डेप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर एज ए नॉर्मल मेंबर की तरह हाउस में बैठते हैं, नॉर्मल मेंबर ऑफ द हाउस। जो बाकी एमपी होते हैं ना, सिमिलरली बाकी एमपी की तरह ये भी हाउस में कि एक चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और अपने नॉर्मल जो ऑफिशियल वर्क होता है उनको करते हैं, क्लियर है इतना। जैसे मैंने अब आपको बताया था कि जो डेप्यूटी स्पीकर है इसको रिमूवल कैसे किया जाएगा, तो इसमें भी वही सेम सारी चीज़ें दी गई हैं जो स्पीकर में थी। नंबर 1, जब वो खुद रिजाइन कर दे, अब रिजाइन किसको करके देंगे, वो रिटर्न में, मैंने आपको बताया था स्पीकर में वाइस वर्सा बोला था ना, अगर डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन कर रहे हैं तो वो स्पीकर को देंगे, अगर स्पीकर कर रहे हैं तो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, रिजाइन उन्होंने खुद किया, उसके बाद अगर वो मेंबरशिप लूज कर दे अपने हाउस की, तब भी उनका जो है रेजिग्नेशन हो जाएगा, वो डेप्यूटी स्पीकर नहीं देंगे। उसके बाद
हाउस जो है एक रेजोल्यूशन लेके आए, ठीक है, और जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाए, लेकिन वो रेजोल्यूशन लेके आने से पहले आपको 14 दिन का इनको क्या है नोटिस देना होगा। वही सेम प्रोसेस है जो कि स्पीकर के अंदर था। क्लियर है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि जो स्पीकर है उनका काम और डेप्यूटी स्पीकर का काम में डिफरेंस हमने देखा कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है, इन केस अगर स्पीकर की जो ऑफिस है, स्पीकर का जो ऑफिस है वो वैकेंट है, मान लो 1 दिन 2 दिन के लिए, या स्पीकर मान लो किसी दूसरे देश में घूमने के लिए गए, काम से गए हुए हैं, या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर किसी चेयरमैन हुए हैं, तो उस कमेटी के अंदर वो कहीं काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो पोस्ट है डेप्यूटी चेयरमैन हैंडल करेंगे स्पीकर की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन जो है आपके, वो अगर जैसे मैंने आपको बताया था स्पीकर बीमार है, या वो हाउस में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए टाइमिंग जैसे 30 जून को मीटिंग हुई है लोकसभा की और सेशन चल रहा है। अब सेशन कहते हैं, आपको मैंने पार्ट 3 में बता दिया था, मान लीजिए 30 जून को एक मीटिंग चली, सेशन चल रहा है हाउस का, इसमें मॉर्निंग जो मीटिंग थी उसमें तो स्पीकर आए, लेकिन इवनिंग वाली में जो 2 से 6 चलती है आपकी, उसमें जो है स्पीकर आपके मान लो नहीं आ पा रहे, ठीक है, किसी काम कारण से उनको जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे जो इनका काम कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बता दिया था ना कि अगर जहाँ डेप्यूटी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके सबऑर्डिनेट यानी कि उनके जूनियर है, ये अलग पोस्ट है, आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका जूनियर बनाया, नहीं। चलिए अब बातें करते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर है इनको क्या अलग से पावर मिली गई है जो स्पीकर को नहीं है। देखिए, जब अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अगर मान लीजिए ये मेंबर हैं डेप्यूटी स्पीकर, तो वो उसके क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएंगे। अगर स्पीकर नहीं है उसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डेप्यूटी चेयरमैन जो है डेप्यूटी स्पीकर, अगर डेप्यूटी स्पीकर अगर उसके चेयर मेंबर है किसी भी कमेटी के, तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब उसमें स्पीकर ना हो, हमारे क्या ना हो, उस कमेटी में स्पीकर ना हो, तब। ऐसा नहीं कि स्पीकर भी है तो फिर स्पीकर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर मान लीजिए जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अगर प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस के अंदर, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्पीकर के केस में बताया था, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकते। इसी तरीके से डेप्यूटी बार बार चेयरमैन आ रहा है, जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भी आपके पहली बार में वोट नहीं डालेंगे, वो तब वोटिंग करेंगे जब कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब इक्वल हो गया, टाई हो गया, 50-50 हो गया, उस केस में वो डाल सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए चेयरमैन है, ये स्पीकर जो है लोकसभा के, ये अपनी जगह अपना ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं, उस टाइम में डेप्यूटी स्पीकर अपनी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में कब नहीं डालेंगे, जब ये स्पीकर का काम कर रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर नहीं, स्पीकर का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक्चुअली आज ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बार बार गला ना ड्राई हो रहा है इस टाइम मेरा। चलिए अब हम देखते हैं कि जो मान लें हमने डिप्टी स्पीकर को थोड़ा सा पढ़ लिया, 1-2 पॉइंट और है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस में तो ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो डेप्यूटी स्पीकर का और ये जो है स्पीकर, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन आया कहाँ से, ठीक है। उससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या, जैसे आपने सर जितना भी पढ़ा है उसमें ना ओथ के बारे में बताते थे, तो क्या ये भी ओथ लेते हैं, तो आंसर इज नो। ये ध्यान रखना, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है ओथ नहीं लेते हैं सेपरेट, नो सेपरेट ओथ, अलग से कोई ओथ नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, ये ओथ ले चुके हैं, तो अलग से इसके लिए कोई ओथ नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इनकी एज ए एमपी बनती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो ये ऑफिस है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का, ये ऑफिस कहाँ से आया, ठीक है, हमें कैसे मिला, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे हमारे, उन्होंने अपने दिमाग से बनाया है या कहीं से चलता हुआ आ रहा था हिस्ट्री में, वो देखते हैं अभी। ऑफिस, ठीक है, कहाँ से आया ये देखना है। देखिए जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, ये बेसिकली ओरिजिनेशन इसका कहाँ से होता है, जो आपने मैंने आपको जो वेरी फर्स्ट जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ एक्ट्स करवाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी वो, प्लस में ब्रिटिशर्स ने जब क्राउन के अंडर रूल किया था तो उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए थे, तो उसमें से एक एक्ट था, अगर आपको ध्यान हो, GOI एक्ट 1919, जिसको हमने एक नाम और दिया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। अब इस एक्ट को, ये बना 1919 में था, लेकिन इंप्लीमेंट कब से हुआ था, 1921 में, ये आपको ध्यान रखना है।
रीजन मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। अब देखिए 1919 का एक्ट बना, 21 में इम्प्लीमेंट हुआ, इसके अंदर प्रोविजन दिया गया था, ठीक है। और उस टाइम इसमें जो प्रोविजन दिया गया था तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर था, जो नामावली थी इनकी, ठीक है, वो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं थी, यहाँ पे था प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये इनकी डेजिग्नेशन थी इस एक्ट के अंदर, GOI एक्ट 1919, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है इन्होंने ये डेजिग्नेशन जो है आपकी कब तक रही, आपकी 1947 तक यही चलती रही, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। 1919 से लेके 1921 से लेके, क्योंकि 21 में इम्प्लीमेंट हुआ ना ये, 1921 से लेके 47 तक। तो आप ये बोलोगे कि सर बीच में तो 1935 भी आया था इसके बाद में, लेकिन इसके जो प्रोविजन थे फेडरल करेक्टर के वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, इसलिए 1947 तक आपकी जो एज इट इज़ 1921 में अपनाया गया था वही डेजिग्नेशन चलती रही, ठीक है। हालांकि इस एक्ट में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की जो डेजिग्नेशन है, नॉमेनक्लेचर, वो अपना लिया था, लेकिन हमने कंटिन्यू यही रखा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे वो जो है अपना सारा डिसीजन लेते थे इस एक्ट से पहले। अब जो है हाउस में ये रन करने लगे थे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर आपको ये प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के, ये फर्स्ट एक्ट में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से इन टॉपिक्स को करवाया था, ठीक है। हो सकता है उसमें क्या था कि मैं फर्स्ट टाइम जो है कैमरे को फेस कर रहा था, तो हो सकता है माइट भी उसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बार बार ऐसे लगे कि मैं बार बार इधर क्यों देख रहा हूँ। तो उस टाइम मुझे ना हैबिट नहीं बनी थी कि मैं क्योंकि मैं ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो अभी क्या है, बिल्कुल मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ कैमरे में देखने का, तो अभी मेरे को पता रहता है मैं कहाँ खड़ा हूँ तो मैं कहाँ तक आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब। तो होता है ये, जब आप कभी किसी काम को करेंगे ना तो इनिशियली आपको थोड़ी सी हर्डल तो आती है, लेकिन एक बार आप उसमें करते रहो कंटिन्यू तो आपको हर्डल नहीं आती है। तो 1921 का हमने देख लिया। उसके बाद में अब याद रखना है आपको, जो फर्स्ट 1921 के अंदर हमारे फर्स्ट जो स्पीकर बने थे, हालांकि वो कौन थे, ये आपके ब्रिटिशर थे। कौन थे, उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट, FREDRICK। स्पेलिंग अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो उसको देख लेना आप, फ्रेडरिक वाइट ये थे। और ये तो क्या थे, प्रेजेंट, हालांकि जिसको अब हम स्पीकर बोलते हैं उस टाइम प्रेजेंट बोलते थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि डिप्टी स्पीकर कौन थे उस टाइम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1925 में 1925 में हमें पहले अपने भारतीय वो मिलते हैं क्या, प्रेसिडेंट, यानी कि स्पीकर। वो कौन थे, विठल भाई जे पटेल, ये पहले हमारे क्या थे, स्पीकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 1946 से लेकर के 1956, ये क्वेश्चन जो है कई बार छोटे एग्जाम्स में पूछ जाता है कि आज़ाद भारत के पहले स्पीकर कौन थे, तो उसका आंसर है GV मावलंकर, ठीक है। और ये सबसे अब तक लॉन्गेस्ट पीरियड इन्होंने ही अपना जो है पूरा किया है, 10 साल का, क्लियर है। चलिए, तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑफिस ऑफ स्पीकर और ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ये कहाँ से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। अब देखिए, मैंने आपको स्पीकर करवा दिया, डेप्यूटी स्पीकर करवा दिया, तो अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, आप एक को ध्यान रखना है, इसमें मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो काम ये स्पीकर कर रहे हैं लोकसभा में वही सेम काम चेयरमैन कर रहे हैं राज्यसभा में, जो काम डेप्यूटी स्पीकर कर रहे हैं लोकसभा में वही सेम काम कौन कर रहे हैं, डेप्यूटी चेयरमैन कर रहे हैं राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 93 से लेकर 96 तक डिस्कशन किसकी गई है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की। तो अभी आपको जब मैंने वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर करवाया था, अगर आपने उसको देखा है, नहीं देखा है तो पहले देख लेना, उसमें कुछ बातें बताई थी। तो उसमें मैंने आपको ये बोला था, जो डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट होते, उपराष्ट्रपति, जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया के अंदर, वो एक्स ऑफिशियो क्या बन जाएगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, याद रखना। मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं इस पोस्ट के लिए, नहीं मैं लड़ूंगा इस पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए,
अगर मान लो मैं जीत गया और वाइस प्रेसिडेंट बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो मुझे अलग से अब इसके लिए फाइट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही मुझे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, मेरे को गिफ्ट के तौर पे ये पोस्ट फ्री मिलेगी। आपको ये से याद रखना है, मतलब जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, देखो मैं फ्री तो नहीं कह सकता, कि बस थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, उसको उपहार के तौर पे, भाई जैसे बोलते हैं ना कि मान लो किसी के अच्छे नंबर आ गए, बच्चे के फर्स्ट रैंक आई है उसकी, ठीक है, क्लास में, स्कूल में, तो अब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गिफ्ट देते हैं ताकि वो और अच्छा करे, होता है ना। मान लो तो वाइस प्रेसिडेंट जो बने, तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा काम करे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सर ये आपका गिफ्ट है, आप जो है चेयरमैन बन गए हो अब राज्यसभा के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है हमारी कंट्री में, ये हमने उठाया था यूएसए से। यूएसए में थोड़ा सा काम है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट के बाद अगर मान लो प्रेसिडेंट मर जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है बाकी की टर्म पूरी करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मैंने आपको बताया था 6 महीने के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 6 महीने तक प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होगा और नया जो व्यक्ति आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट से वापस चार्जेस ले लेगा प्रेसिडेंट के, और वाइस प्रेसिडेंट जो आपके दोबारा से क्या काम करेंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, ठीक है। ये है सारा ताम झाम पीछे का, ठीक है। कई बार क्या आता है, मैं कुछ लोकल डायलेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। तो इन केस अगर माइट में कुछ बच्चे अगर देख रहे हो जिनको ये नहीं पता मैं कई बार जो लोकल डायलेक्ट में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या है समझ लेना, थोड़े टाइम में क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, इंडिया है। इसमें क्या होता है, हर जगह पे आपको अलग अलग डायलेक्ट्स मिलेंगे, यही तो हमारी डाइवर्सिटी है और यही तो हमारी क्या है, मेन पावर है। तो हमने ये देख लिया कि जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा हमारा किसका, राज्यसभा का। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो याद रखना है, इलेक्शन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का होगा, चेयरमैन राज्यसभा का। तो इससे आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, स्पीकर क्या है आपका, स्पीकर मेंबर ऑफ लोकसभा है। यस यस और नो, भाई मैंने बताया था ना, स्पीकर क्या होते हैं, एमपी होते हैं, किसके, लोकसभा के, बताया था। तो ये तो हमें पता चल गया स्पीकर क्या है, हमारे मेंबर हैं लोकसभा के। लेकिन जो चेयरमैन है राज्यसभा के, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, यानी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एमपी नहीं होते राज्यसभा के, याद रखना, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये ध्यान रखना, ये फर्क है स्पीकर और चेयरमैन के अंदर, क्लियर है ना। उसके बाद अब देखिए, चेयरमैन और राज्यसभा का मैंने आपको क्या बताया था, और जो स्पीकर है मोर और लेस सिमिलर काम है इनके, ठीक है। जो ये काम मैंने आपको यहाँ बताया, इनको जो पावर दें यहीं पे सेम उनको है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंट दी गई हैं। स्पीकर को ज़्यादा पावरफुल रहेगा एज कम्पेयर टू चेयरमैन को। अब वो डिस्कस करते हैं किस किस मैटर में। देखिए, जो आपने मैंने एक स्पीकर के अंदर मनी बिल के बारे में बताया था ना, कि वो मान ले कोई बिल आया लोकसभा में, तो उस पर ठप्पा लगाया जाता है एक मनी बिल, ये है हमारा मनी बिल। अगर मान लीजिए मनी बिल जो है, मनी बिल का डिसीजन कौन करता है कि मनी बिल है या नहीं, स्पीकर करता है। बट देर इज नो सच प्रोविजन कि चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो डिसाइड करे मनी बिल को, ठीक है। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा पावर किसको मिली है, ये जो मैं यहाँ पे नंबरिंग डाला 1 और 2, ये मैं एक्स्ट्रा पावर की बात कर रहा हूँ जो कि स्पीकर को मिली है, नॉट फॉर चेयरमैन। चेयरमैन को नहीं मिली है एक्स्ट्रा पावर्स टू स्पीकर। ये आपको ध्यान रखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो लोकसभा के स्पीकर को एक्स्ट्रा पावर मिली है। एक तो मनी बिल के केस में कि मनी बिल डिसाइड करना है कि वो मनी बिल है या नहीं है। दूसरी जो एक्स्ट्रा पावर मिली है स्पीकर को, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को नहीं मिली, वो है अगर इन केस दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है। थोड़ी देर में हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या तो इसी लेक्चर में अगर टॉपिक आ रहा होगा तो मैं इसमें करवा दूंगा, ठीक है, बीच में कहीं आएगा तो जॉइंट सीटिंग होती है दोनों सदनों की, ठीक है। तो उसमें जो उसका चेयरमैन का जो काम करेगा, ठीक है, जो उस मीटिंग को प्रेसाइड करेगा मुखिया के तौर पे, वो कौन होता है, हमारा स्पीकर, नॉट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब मान लीजिए स्पीकर जो है ये नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी जगह फिर डेप्यूटी स्पीकर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों की पोस्ट खाली है, तब कौन चलाएगा, आंसर इज डेप्यूटी चेयरमैन। बट किसी भी हालत में चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो जो है जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे मुखिया के तौर पे, ठीक है, याद रखना, यानी कि जॉइंट सीटिंग की अगुवाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपको मैंने बता दिया है। अब एक मेरे दिमाग में एकदम से सडनली एक टॉपिक आया है जो मैंने पार्ट 3 में कवर किया था, तो शायद मैंने वो वहाँ पे कवर करना भूल गया, तो चलो मैं अभी याद आया तो मैं बता देता हूँ। देखिए,
मैंने जब रेजोल्यूशन का आपको टॉपिक करवाया था कि जब हाउस जो है लोकसभा का डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, व्हेन हाउस डिसॉल्व, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, वो सारी भंग हो जाती हैं, वो भी काम करना बंद कर देती है, डिसॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जिसमें जो है ऐसा नहीं कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो सब कुछ उनका पेंडिंग काम खत्म हो गया, नहीं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो काम है हाउस के वो उस टाइम डिसॉल्व नहीं होते, हाउस लोकसभा के डिसॉल्व होते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो बातें करते हैं कि जो खत्म हो जाते हैं। नंबर 1, यदि कोई बिल, इफ एनी बिल पास थ्रू दी लोकसभा, यानी लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, बिल कहां से ओरिजिनेट हुआ है, लोकसभा से, ठीक है, और ये लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई ये बिल भी खत्म। सेकंड केस, बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन लोकसभा, ओरिजिनेट भी लोकसभा से, पास भी होगा लोकसभा से, और दूसरे सदन में गया है, राज्यसभा में, राज्यसभा में गया है वो पास होने के लिए, और उसके बाद हाउस हो गया डिसॉल्व, तो ये इस केस में भी ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा वो बिल, नहीं माना जाएगा। थर्ड है कि जब मान लीजिए बिल जो है राज्यसभा से पास हुआ, ठीक है, राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, और राज्यसभा ने बनाया है बिल को, लेकिन लोकसभा में वो पेंडिंग था, लोकसभा में पेंडिंग था। अब इस केस में क्या होगा, वो बिल राज्यसभा से आया है, लोकसभा में पेंडिंग है, ये बिल जो है आपका क्या डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, बताइए। देखिए राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ तो मैं सारी किसी बात कर रहा था लोकसभा की, अब यहाँ पे आया है राज्यसभा से, राज्यसभा से आया है, लोकसभा में पेंडिंग है, तो ये भी हो जाएगा डिसॉल्व, यानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा खत्म होगी तो बिल भी खत्म आपका। फोर्थ आता है, मान लीजिए लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ने बिल को पास कर दिया, कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, मंजूरी के लिए, वो बिल लैप्स नहीं होगा, बिल नॉट लैप्स, क्योंकि दोनों सदनों ने पास कर दिया। भाई प्रेसिडेंट की मर्जी है ना, वो पास करे ना करे, कितना टाइम लगाते हैं, ये हमने वीटो के अंदर पढ़ा था प्रेसिडेंट के, याद है ना। तो प्रेसिडेंट की मर्जी है भाई पास करना है या नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं लोकसभा भंग होगी तो चलो बिल भी खत्म, नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने जो है रिकंसिडरेशन के लिए जो है बिल को भेजा है हाउस के अंदर, तो लोकसभा तो होगी भंग, और रिकंसिडरेशन के लिए दिया, तो उस टाइम पे भी जो है बिल लैप्स नहीं होगा, बिल जो है आपका नहीं खत्म होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। सबसे पहले दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है पार्ट 3 में जो हमने डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जिसमें हमने एडजर्नमेंट सेनेटाई प्रोरोग, ठीक है, उसके बाद ये कुछ टर्म्स थी जैसे रेजोल्यूशन, तो उसके बाद उसमें मैंने रेजोल्यूशन जो था, डिसॉल्व जो था, हाउस डिसॉल्व कैसे होता है, ये सारा डिस्कस किया था। उसमें एक छोटा सा माइनर टॉपिक था जो मैं उस टाइम माइट में हीट था ना, तो माइंड हीट हो गया था, तो मैं हो सकता है भूल गया था बताना, तो अभी एकदम से सडनली मेरे माइंड में आया, तो चलो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है, उसके साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बिल लोकसभा से बन के तैयार हुआ है, तो अगर सिर्फ बना ही बना है लेकिन लोकसभा में इसे पास नहीं होता, तो वो बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लोकसभा भंग हुई वो भी भंग हो जाएगा, बिल नहीं माना जाएगा। लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में गया, तो लोकसभा होगी डिसॉल्व, तब भी वो आपका फेल हो जाएगा, बिल नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से जो है पास हो गया, ठीक है, सॉरी राज्यसभा से पास हो गया बट लोकसभा में पास नहीं हुआ है, तो भाई लोकसभा में पेंडिंग था, लोकसभा तो डिसॉल्व होगी, तो ये हाउस ये जो बिल है वो भी हो जाएगा आपका डिसॉल्व। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया लेकिन गया प्रेसिडेंट के पास। अब उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ने अभी से एसेंट नहीं दी थी, लेकिन लोकसभा के पास अभी लोकसभा जो है आपकी भंग हो चुकी है, तो इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है इसको मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक एसेंट नहीं मिले तो उसको खत्म कर दे, नहीं, वो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट ना दे, वो बात अलग है, लेकिन जब तक एसेंट नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा भंग होगी तो ये भी भंग होगा, नहीं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए एक केस मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस करते बिल के बारे में कि जो प्रेसिडेंट बिल पास करते हैं उसके बाद सारे, तो उसके बाद अगर मान लिया उन्होंने हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया बिल को, भाई दोबारा से इस पर विचार कीजिए, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी वो आपका भंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा दोबारा तो बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी ना, तो वो लोकसभा रिकंसिडरेशन करेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस केस में भी वो आपका बिल खत्म नहीं होगा डिसॉल्व होने में। अब बात आती है कि मान लीजिए डेडलॉक बन गया था। क्या बन गया था? डेडलॉक। मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, अब बन गया डेडलॉक। ये डेडलॉक कब की बात कर रहा हूँ? ऑर्डिनरी बिल की बात, मनी बिल में नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में। ऑर्डिनरी बिल में अगर मान लीजिए लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले पहले राष्ट्रपति ने, देश के राष्ट्रपति ने ये बोल दिया हम जॉइंट सिटिंग करेंगे, JS यानी जॉइंट सिटिंग, और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया जॉइंट सिटिंग के लिए, लेकिन हाउस हो जाता है उसके बाद डिसॉल्व। इस केस में क्या होगा? ये जो है बिल लैप्स नहीं होगा, और जो ये यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे आपके जितने भी MP थे वो सारा जॉइंट सिटिंग में बैठेंगे। बेसिक से डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे क्योंकि ऑफिस जो राष्ट्रपति है इन्होंने नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दिया था डिसॉल्व होने से पहले। तो वो क्या है, इस पर वोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है बिल पास होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस अगर उन्होंने जॉइंट सिटिंग के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया, उस केस में भी वो बिल जो है आपका डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी, ये छोटा सा टॉपिक था। चलिए, तो इसके साथ जो है मैंने पिछले टॉपिक जो छूट गया था थोड़ा सा, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। चलिए, तो अब जो है हम किस पे थे अभी? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पे। इसमें हमने देख लिया कि किस कंडीशन में जो है आपका डिफरेंस था स्पीकर और चेयरमैन में। दो कंडीशंस हमने देखी थी। नंबर 1, एक तो उनको मनी बिल में पावर नहीं मिली है जो कि स्पीकर को मिली। दूसरा, जॉइंट सिटिंग जो है उसमें उनको एक पावर मिली कि वो प्रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं, करेंगे ही वही। ठीक है, और इनकेस नहीं होंगे तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है तो देन डेप्यूटी चेयरमैन, बट चेयरमैन किसी हालत में भी नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? अब उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं स्पीकर, बट चेयरमैन नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। वो क्योंकि वो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट देश के, इसलिए। अब उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, मान लीजिए जब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का काम देखते हैं देश में, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, उस केस में वो चेयरमैन का काम नहीं करेंगे राज्यसभा का। ठीक है, चेयरमैन का काम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन जो है चेयरमैन का काम करेंगे। क्लियर है इतना? अब इन केस अगर वो चेयरमैन का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, तो इनको सैलरी जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती है वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन सैलरी अब इनको प्रेसिडेंट की मिलेगी। वो सारी पावर मिल जाएंगी जो कि एक प्रेसिडेंट को मिलती है। ये मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट में डिस्कस किया था, यहाँ पे जस्ट उसका रिपीटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, वो ही कि जो चेयरमैन है वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ जब करते हैं जब 50-50 हो जाती है वोटिंग के अंदर, तब। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे जो है फिर अब हमारा चेयरमैन यहाँ पे हो जाता है फिनिश, और कुछ बात थी जो थी वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को डिस्कस। डेप्यूटी चेयरमैन जो है अगेन सिमिलरली वही काम करेगा जो कि आपका लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर करता है। इसमें बात आती है कि जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है, नॉट डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, इनको अभी आपको मैंने पता है कि चेयरमैन जो है आपके क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इनका रिमूवल प्रोसेस तो हमने वाइस प्रेसिडेंट के लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, इनको रिमूव कैसे करते हैं, तो वो अगर आपको देखना है तो कैसे इसको रिमूव किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, जो चेयरमैन का रिमूवल होता है वो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर दिया गया है, आपको वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करना था। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं कि जो डेप्यूटी चेयरमैन, क्योंकि वो तो मेंबर है, ये मेंबर नहीं थे आपके राज्यसभा के, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर होंगे ना। अब क्या इनके लिए रिमूवल प्रोसेस दिया गया है, नहीं दिया गया? तो इसका आंसर है यस, वही सेम जो हमने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में डिस्कस किया था। सबसे पहला, जब वो अपनी मेंबरशिप लूज कर दे राज्यसभा की, ठीक है, MP जो है वो पोस्ट उनकी छिन जाए, उसके बाद अगर वो खुद ही रिजाइन कर दे, अब वो रिजाइन किसको करेंगे? रिजाइन करेंगे चेयरमैन को। ठीक है, लेकिन चेयरमैन जो है ये, वो डेप्यूटी चेयरमैन को रिजाइन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। वो किसको कर देते हैं? प्रेसिडेंट को। याद है, क्योंकि हमने वाइस प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था? वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है बार बार मेरे माइंड में चेयरमैन आ रहा है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी अब सारे काम जो है इनके सेम वही हैं, इसमें अब मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। चलिए, तो अभी एक आपका बचता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट जो है, ये लास्ट आर्टिकल जो है आपका 98, इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि हर हाउस का अपना एक सेक्रेटेरिएट जो है स्टाफ होगा। ठीक है, उसमें वो क्या करेंगे
जितना भी हाउस का जो भी काम है, बिल बनाना, बिल के सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखना, ठीक है, ये सारा काम जो है उनका सेक्रेटरी जो स्टाफ होता है वो हैंडल करता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्या है, हमारे क्या माने जाते हैं सेक्रेटरी जो स्टाफ है आर्टिकल 98 के तहत अंडर दी पार्लियामेंट ऑफिसर्स माना जाता है इनको भी, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो सेक्रेटरी स्टाफ होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आंसर इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ईदर हाउस। अगर मान लीजिए वो बात हो रही है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो अपने हाउस का सेक्रेटेरिएट जो स्टाफ है उसको रिक्रूट करेगा। इसी तरीके से लोकसभा में स्पीकर जो है वो अपने हाउस का सेक्रेटेरिएट स्टाफ को अपॉइंट करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे जो है हमने डिस्कस कर लिया है पूरा किसको, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट को, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि लास्ट में मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो मैंने आपको डिस्कस किया है इसको एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखा दूं, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसको लिखा गया है वो सब आपका क्लियर हो जाए। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। चलिए, ये आ गई है आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, आ रहा है ना आपके स्क्रीन पे, वेरी गुड। आर्टिकल 89 किससे डील करता है, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है ना। अब देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे बोला है जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके, राज्यसभा के, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उनको गिफ्ट के तौर पे क्या मिल जाएगा, चेयरमैन की गद्दी मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रख लो। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ स्टेट shall as soon as may be choose a member of the council to deputy chairman thereof, and so often the office of deputy chairman becomes vacant the council shall choose another member to the deputy chairman। यहाँ पे ये बोला कि काउंसिल जितना जल्दी है उसके अपने अंदर अपने पोस्ट जो ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट को जल्दी जल्दी भरेंगे। और इन केस अगर किसी डेप्यूटी चेयरमैन का रिजाइन हो जाता है, सीट खाली है, तो वो अपने अंदर से दूसरे व्यक्ति को डेप्यूटी चेयरमैन बनाएंगे। आर्टिकल 90 वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फॉर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। अब यहाँ पे देखिए चेयरमैन की बात नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन की बात हुई है, ठीक है। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चेयरमैन की बात नहीं की है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको पता है कौन होता है जिम्मेवार, वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। वहाँ पे उसका प्रोसेस हमने वाइस प्रेसिडेंट में डिस्कस कर लिया है, यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 90 में सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, दोबारा जस्ट सेकेंड मैं ले आता हूँ एक बार। तो जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन लिखा, चेयरमैन नहीं। तो यहाँ पे लिखा ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, कोई भी व्यक्ति जो डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट पे है राज्यसभा में, क्लॉज सब क्लॉज ए क्या बोलता है, सेल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि अगर वो मेंबरशिप को लूज कर दे तब जो है हम बोल लेंगे कि इसकी सीट वैकेंट है। दूसरा, मे एट एनी टाइम, किसी भी समय वो अपने राइटिंग के द्वारा जो है रिजाइन कर देंगे, किसको, चेयरमैन को, ठीक है। उसके बाद मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास बाय मेजोरिटी ऑफ द, वही जो डेप्यूटी स्पीकर में हमने डिस्कस किया था, सिमिलरली वही। अगेन यहाँ पे बोला गया है कि आपको एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देना होगा, ठीक है, और रेजोल्यूशन पास करने से पहले की बात है ये। आर्टिकल 91 क्या बोलता है, पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज ए चेयरमैन, यानी कि जब डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है, उसका काम करेंगे, तो उस टाइम इनकी क्या क्या पावर होंगे। क्लॉज 1 क्या कहता है, वाइल द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट, जब चेयरमैन की जो पोस्ट है वो खाली है, सो ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग एज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मान लीजिए अगर सीट खाली है चेयरमैन की, ठीक है, केस 1 जब सीट खाली है, या तो वो जो है वाइस प्रेसिडेंट किसका फंक्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का काम देख रहे हैं, तो उस केस में भी वो क्या है, उनकी सीट वैकेंट बनेगी। तो उस टाइम पे जो ड्यूटीज़ हैं इसकी चेयरमैन की, वो कौन परफॉर्म करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग, तो उस टाइम पे भी कौन देख रेख करेगा सारे चेयरमैन की, आपके डेप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल 92 क्या कहता है, द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड विद द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे बोला गया जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए जब रेजोल्यूशन आता है हाउस में, तो उस टाइम वो अपने जो है वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लॉज 1, एट एनी सेटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस is under consideration, the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not be present, preside, and provisions of clause 2 of article 91,
इन रिलेशन टू वेरी मच सिटिंग ऑफ द एज, यानी वही सिंपल मैं अगर भाषा में बताऊँ तो यही बोल रखा है कि वो अपने वोटिंग नहीं डालेंगे रेजोल्यूशन के अंदर, सिंपल। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द चेयरमैन शैल हैव द राइट टू स्पीक इन अदरवाइज, यानी कि यहाँ पे बोला गया जो चेयरमैन है उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वो अब चेयरमैन के तौर पे जब तक उनके पास क्या है रेजोल्यूशन पास हो रहा है उनके लिए रिमूवल के लिए, तो वो चेयरमैन के तरीके से काम नहीं करेंगे, अब वो एक नॉर्मल मेंबर के तरीके से काम करेंगे। सारे प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बातचीत भी करेंगे, अपने जो व्यूज़ है उसको भी रखेंगे, बशर्ते वो बस वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे क्या लिख रखा है, चलिए हाँ ये वो सिमिलर वही चीज़ें बता रखी है जो मैंने आपको बताया। अंडर आर्टिकल 93 क्या बोला है, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ ना कुछ बोर्ड पे आपको आर्टिकल्स में थोड़ी सी इंटरफेरेंस गलत कर दिया लिखने में। देखिए यहाँ मैंने स्पीकर के क्या लिख दिया 89 से 92, ये आएगा इसके लिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और यार ये 93 से 96 आपका जो किसके लिए आएगा, लोकसभा। ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया था, चलिए और कुछ नहीं है। दोबारा से चले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो हम आ गए थे 93 पे, तो ये क्या करे, द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा सेल एज सुन एज मे बी, जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके, सो चूज टू मेंबर्स ऑफ द हाउस टू रिस्पेक्टली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। दो व्यक्तियों को चूज करेंगे, सबसे पहले स्पीकर को और फिर देन डेप्यूटी स्पीकर को। आपको ये याद रखना है, पहले सबसे पहले लोकसभा में स्पीकर का इलेक्शन होता है, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का, ठीक है। उसके बाद सो एफन एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिकम्स वेकेंट द हाउस सेल, और जब भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, तो हाउस क्या करेगा, चूज अनदर मेंबर टू द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। चलिए आर्टिकल 94 क्या बोलता है, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे बोला गया कि इनको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों के लिए बोला गया, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ओनली डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन की बात नहीं हुई थी। यहाँ पे बोला ए के अंदर सेल वेकेट इज ऑफिस इफ ही सीजेस टू द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यदि वो अपनी मेंबरशिप को लूज कर देते हैं लोकसभा की, तब वो उनका क्या है, हम मानेंगे ऑफिस खाली है। दूसरा, वो खुद राइटिंग दे करके एड्रेस करें किसको, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, ठीक है। तो क्या मानेंगे, रिजाइन हो जाएगा उनका। दूसरा, मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस, इसमें आपको जो वैकेंसी खाली पड़ी है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 545 में से, तब उसके बाद मेजोरिटी देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। तो मैंने आंसर कर दिया है जो मैंने आपसे पूछा था उसका। प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन, यहाँ पे वही बात की गई है कि आपको एटलीस्ट कितना 14 डेज का नोटिस देना होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेन एवर द हाउस ऑफ पीपल इज डिजॉल्व, अब यहाँ पे ये बोला गया जब भी लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, द स्पीकर शैल नॉट वेकेट, the speaker shall not vacate his office immediately before the first meeting of house of the people, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात एक्सप्लेन कर दी गई जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाई थी। आर्टिकल 95 क्या बोलता है, पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो डेप्यूटी स्पीकर है या कोई और ऐसा व्यक्ति जिसको जो हमने स्पीकर का काम सौंपा है, तो उसकी क्या पावर है। वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट, जब ऑफिस जो है स्पीकर का खाली है, तो ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। या तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, या फिर इफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी खाली है उसकी पोस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लोकसभा में से प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि अब किसको अपॉइंट किया जाए, ठीक है, कौन जो है स्पीकर का काम करेंगे। तो ये आप याद रखना है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में से। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और डेप्यूटी स्पीकर is also absent, both person may be deemed from the rules of procedure of the house. If no such person is present, such other person may be determined by the house shall act as speaker. क्या कह रहा है, इससे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें ये बोला गया है, इन केस अगर मान लीजिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की पोस्ट खाली है, तो उस टाइम पे कौन है, कौन काम करेगा, इसके लिए जो है प्रेसिडेंट आपका पर्सन किसी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद अगर मान लीजिए जिसको उन्होंने अपॉइंट किया, ठीक है, वो तो क्या काम करेंगे, स्पीकर का। अब यहाँ पे ये बोला गया है, इन केस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की पोस्ट खाली है, उस टाइम जो है लोकसभा के सारे सदस्य मिल करके डिसाइड करेंगे कि हमें अपना नया जो है किसको मेंबर बनाए जो कि स्पीकर का काम करे। ये लोकसभा के अंदर खुद मेंबर डिसाइड करते हैं, ये इसमें बताया गया है। अभी हमारे बस 2 आर्टिकल्स और बचे हैं, उसके बाद हम अपना इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। चलिए 96 क्या कह रहा है, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड बाय रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसीडरेशन। जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने की बात की जा रही है, ठीक है, और हाउस में उनका रेजोल्यूशन आ गया है, उस टाइम पे बोला गया है कि फर्स्ट एट एनी सेटिंग ऑफ द हाउस
of the people. While any resolution removal of the speaker from his office is under consideration, the speaker, or while any resolution for the removal of the deputy speaker from his office is under consideration, shall not, though he is present, preside or provisions of clause 2 of article 95. यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आगे क्या बोला है, as they apply in relation to the sitting of the for which the speaker or the deputy speaker is absent. Second clause क्या बोलता है, the speaker shall have the right to speak in and otherwise to take part in proceeding of the house. यानी कि अब वही सिंपल है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, हो सकता है आपको थोड़ा सा हैवी लग रही हो ये लैंग्वेज, पर मैं सिंपल साफ शब्दों में समझाऊँ, जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का रेजोल्यूशन आ गया, उसको रिमूव करना है, तो वो पहली बात तो एज ए जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर उसकी पोस्ट पे काम नहीं करेंगे, वो हाउस में एज ए नॉर्मल मेंबर के तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो वोटिंग नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए 97 क्या कह रहा है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि यहाँ पे सबकी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी अलाउंसेस की बात की है। यहाँ पे बोला देयर शैल बी पेड टू द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड टू द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल सच सैलरी एंड अलाउंसेस में बी रिस्पेक्टिवली फिक्स बाय पार्लियामेंट। याद रखना है किसके द्वारा फिक्स की गई है, पार्लियामेंट, ओके, और कब, लॉ के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। अभी करेंगे कल वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर, तब मैं बताऊंगा फाइनेंस एक्ट कैसे पास किया जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे उसमें, तो इसमें जो है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन किया जाता है। लास्ट आर्टिकल, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। ऐसा नहीं कि लोकसभा का जो सेक्रेटरी स्टाफ है वही राज्यसभा के काम देख रहा, नहीं, क्योंकि दोनों हाउसेज के अपने अलग अलग काम होते हैं। प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रीड एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है इस क्लॉज के तहत, ये नहीं कि मना किया गया कि आप कोई कॉमन पोस्ट ना बनाएं, कॉमन पोस्ट जो है कोई भी बना सकते हैं दोनों हाउसेज के लिए, ठीक है, यह ध्यान रखना है। क्लॉज सेकंड क्या बोला है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड। पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके सेक्रेटेरिएट स्टाफ की क्या क्वालिफिकेशन होंगी, कैसे अपॉइंट करना है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अनटिल प्रोविजन इज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर क्लॉज 2, यानी कि इसकी बात करें क्लॉज 2 की, अगर कोई लॉ नहीं बना है, ठीक है, पार्लियामेंट में, द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे किससे, स्पीकर से और राज्यसभा के चेयरमैन से, उसके बाद जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इन केस अगर मैं अभी स्क्रीन पर आ जाता हूँ दोबारा से, देखिए इन केस अगर मान लीजिए स्पीकर और मतलब सेक्रेटरी स्टाफ के लिए कोई भी रूल नहीं बनाया, किसने, लोकसभा, पार्लियामेंट ने, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों सदन आते हैं ना, तो राज्यसभा और लोकसभा किसी ने भी जो है एक्ट नहीं बनाया कि कैसे आप रिक्रूट करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, तो इस केस में क्या बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ कंसल्ट करेंगे, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कि वो डिसाइड करेंगे अब हमें क्या क्या रूल बनाने, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब जो है हमारा ये टॉपिक हो जाता है फिनिश, थोड़ा सा लेंथी भी था। अब देखिए ये अगर जब आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बात करते हैं 79 से 122 जो आर्टिकल है उसके अंदर देखिए कितने आर्टिकल आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, 22 और 11, 43, ठीक है, यस 43 आर्टिकल, 43 आर्टिकल, 43 आर्टिकल जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पार्लियामेंट के लिए, वो अब डिस्कस करना है, एक एक को समझना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना है। अभी जो है हमारा पार्ट 5 और आएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट में जैसे आपके 6-7 लेक्चर्स हो गए थे, उसकी तरह मैं अभी इसको इतना लंबा नहीं खींचूंगा। उसके बाद जो है हमारी पॉलिटी मान के चलिए विद इन 1 वीक में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, आप फ्री नहीं, फ्री तो नहीं हुए, मेरा काम है आपको करवाना, आपका काम है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके उसको समझ लिया, और आपको अब सेल्फ स्टडी जरूर करना, ऐसा नहीं लेक्चर को सुना, इट्स नॉट अ मूवी कि आपको वो स्टोरी याद रहेगी। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स बताए, आपको फैक्ट्स भी याद होने चाहिए, फैक्ट्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताए हैं, कैसे लगता है, ठीक है, वो भी याद रखने हैं। अब वो कब याद रहेंगे, जब आप वीडियो को, लेक्चर को देखते देखते साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी कहीं बना रहे होंगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करते हैं, कि चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप देता हूँ इस लेक्चर को विराम। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। सो इसी शब्दों के साथ अब मैं लेता हूँ विराम। टिल देन हैप्पी लर्निंग।